हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे रसायन विज्ञान क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन एवं उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो यही आपका पहला लेसन है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ देखिए क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम पदार्थ का ही अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, दूध, तेल इत्यादि। पदार्थ वास्तव में पूरा विश्व या ब्रह्मांड जो है पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। विश्व और ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? तो पदार्थ और ऊर्जा से। अब पदार्थ क्या है आप लोग जान गए। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो भी पदार्थ होगा उसमें ऊर्जा निहित होती है, मौजूद होती है। लेकिन पदार्थ और ऊर्जा में अंतर होता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग ये देखिए कि पदार्थ का संगठन क्या होता है। तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को मुख्य रूप से 3 स्तरों से समझा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है आपका परमाणु। परमाणु क्या होता है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अब इतना छोटा होता है कि हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आप लोग सोचिए कि परमाणु जो है कितना छोटा होता है। तो शायद इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि पदार्थ इतना छोटा कण होता है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब चलिए थोड़ा सा इमेजिन करिए कि यदि मान लें कि बालू के, जो रेत या बालू होता है, उसका एक कण होगा। अगर उस एक कण में अरबों तारों को रखा जाए तो एक तारा जो है एक परमाणु के आकार के बराबर होगा। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और परमाणु भी छोटा नहीं है, इसको भी तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है आपका अणु। तो अणु क्या होते हैं? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के जुड़ने से अणु बनता है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। जबकि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं में उपस्थित जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही नए नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो इस तरह से आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट आपका है आयन। आयन क्या होते हैं? तो आवेशित कण जो होंगे उसी को हम आयन कहते हैं। अब किसी भी कण पर आवेश कैसे आता है? तो 2 प्रकार का आवेश होता है। एक आपका पॉजिटिव आवेशित कण होता है, धनायन, और दूसरा होता है निगेटिव यानी कि ऋणायन। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो वह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है, और जब कोई अधातु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो वह ऋणायन बनाती है। तो देखेंगे आवेशित कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन का कोई तत्व त्याग करेगा, जैसे मान लीजिए सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन बना दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो सोडियम धनायन बन गया है। अब सोडियम धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो परमाणु क्रमांक किसका होता है? 11। तो एक इलेक्ट्रॉन का ये दान करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी। हालांकि अभी आप लोग क्लास 9 में हैं, तो पहले एटॉमिक नंबर 30 तक याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद ये सब चीजें समझ में आएगी, जिसको अलग से हम वीडियो इसका बना देंगे।
तो ध्यान दीजिए आगे, पदार्थ के का जो संगठन है उसमें सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है मिलकर जो है परमाणु की रचना करते हैं। अब तीनों जो है इनको मौलिक कण कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? मौलिक कण, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम, परमाणु के मूल कण कहे जाते हैं। जैसे अब आप ये भी समझ सकते हैं इस तरह से भी कि जैसे प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है, तो कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। उसी तरह से किसी भी पदार्थ का जो मूल इकाई होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इन्हीं के मिलने से परमाणु बनता है और परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। अणु जब संगठित होते हैं तो पदार्थ की रचना करते हैं, और पदार्थ की अवस्था के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे जान लीजिए पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा एक और अवस्था होती है, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और एक 5वीं अवस्था होती है बीईसी। बीईसी यानी इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले आप देखिए पदार्थ की संरचना क्या है। तो पदार्थ की संरचना में ये सब चीजें आती हैं, ऊपर आप लोग पढ़ती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे कि पदार्थ की संरचना में जो क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं पदार्थ की। तो सबसे पहले देखेंगे पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं कणों को जो है परमाणु कहा जाता है, और परमाणु भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे दूसरा कह रहा है कि कणों के बीच रिक्त स्थान यानी स्पेस, खाली जगह होता है। सभी पदार्थों के कणों के बीच कुछ ना कुछ खाली जगह अवश्य होती है। अब किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है, तो उसके आधार पर हम पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे। जस्ट इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला देखेंगे कण निरंतर गति करते रहते हैं। पहला तो आपने देख लिया कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, यानी कि वो अणु और परमाणु के बीच जो खाली जगह होती है उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो अणुओं के बीच खाली स्थान होता है। कण निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी कण जो है हमेशा गति करते रहते हैं। अब इसकी अवस्था में हम आगे पढ़ेंगे कि किसमें ज्यादा गतिशील होते हैं, किसमें कम गतिशील होते हैं, किसमें बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। तो यह उनकी अवस्था पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे कणों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल को जो है हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही बल कणों को आपस में बांधने का कार्य करता है, ताकि किसी भी पदार्थ की जो व्यवस्था है, उसके स्थायित्व का व्यवस्था है, 2 बातों पर निर्भर करता है। एक जो है कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, और दूसरा होता है ऊष्मीय ऊर्जा। इन दोनों में जब तक तालमेल बना रहता है तब तक पदार्थ अपनी अस्थायी अवस्था में बना रहता है, और जब इन दोनों में तालमेल बिगड़ता है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 कण है, एक ये हो गया, एक दोनों के बीच एक अट्रैक्शन है, तो यह दोनों कणों को पास रखेगा। और जबकि ऊष्मीय ऊर्जा क्या करता है कि इनको दूर करने का प्रयास करता है, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऊष्मीय ऊर्जा कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगा और बढ़ाकर उसको दूर ले जाएगा, जबकि आकर्षण बल जो होता है यह पास लाता है। अब दोनों में जब तक तालमेल बना रहेगा, यानी एक निश्चित ताप पर, तब तक पदार्थ अपनी अस्थायी अवस्था में स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही इन पदार्थों के अणुओं के बीच ऊष्मा दिया जाएगा तो ऊष्मा के कारण इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अणु अपने निश्चित स्थान से हटने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां तक हम लोग अभी पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, जिसमें ये आपका इतना पोर्शन का व्याख्या किया जाएगा। चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो देखेंगे मूल रूप से
पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जबकि चौथी अवस्था जो है इसकी प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था है बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था में उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इसी कारण देखेंगे कि उसका एक व्यवस्था होता है। जैसे मान लेते हैं ये ठोस है, तो ठोस के कण जो है काफी पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम बिल्कुल ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं। फिर भी इन अणुओं के बीच कुछ न कुछ खाली स्थान अवश्य होता है। इन अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है इसको बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इन अणुओं के बीच आपस में एक बल भी काम करता है, उस बल को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इस तरह से ठोस का उदाहरण आप देखेंगे कि लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, सोना, चांदी, जितनी धातुएं हैं सब अधिकांशतः ठोस हैं, पारा को छोड़कर। इस प्रकार अब आगे देखेंगे कि द्रव क्या होता है। द्रव यानी लिक्विड। द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन जो है इसका निश्चित होता है। द्रव को जिस पात्र या बर्तन में रखा जाता है वह उसी की पेंदी की आकार को जो है पेंदी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। द्रव के अणुओं की व्यवस्था थोड़ा सा देख लेंगे। द्रव के अणु ठोस की तुलना में थोड़ी दूर दूर होते हैं। अब इन अणुओं के बीच भी जो अंतराकाश होता है, अंतराणविक स्थान, ये ठोस की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि खाली स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल काम करता है वह भी ठोस की तुलना में कमजोर होता है। आकर्षण बल इसका कमजोर होता है। उदाहरण इसका देख लेंगे, जैसे दूध, तेल, पानी, इन सब का एक मूल गुण है तरलता, यानी कि बहने का इनमें गुण पाया जाता है। इसके बाद अगला आप लोग देखेंगे गैस। तो गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, मतलब न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। इसलिए गैस को जिस पात्र या बर्तन में रखा जाता है यह उस पात्र या बर्तन को पूरी तरह से कवर कर लेता है, पूरी तरह से घेर लेता है। अब इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसके जो कण होंगे यह ठोस और द्रव की तुलना में काफी दूर दूर होते हैं। अब इन अणुओं के बीच जो अंतरावकाश होता है यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ये ठोस और द्रव दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यानी अंतराणविक बल है यह बहुत कमजोर होता है। इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, मतलब नगण्य होता है, ना के बराबर। जैसे आपका ऑक्सीजन है, वायु कई गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन है, यह सब गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आपका भाप भी है यानी H2O गैस, ये सब जो है गैस कहलाएंगी और इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होगा। इसके बाद एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, तो आप लोग जो सूर्य में प्रकाश देख रहे हैं, तारों में जो चमक देख रहे हैं, वहीं पर प्लाज्मा जनरेट होता है। कैसे बनता है तो देखेंगे, जब गैस को बहुत अधिक ताप दिया जाता है तो उसके परमाणु आयन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं। इस अवस्था को ही प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। इसको प्लाज्मा जो होते हैं मुक्त आयन के कारण या इलेक्ट्रॉनों के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे जैसे सूर्य है, तारे हैं, बिजली का चमकना, ये सब उनमें जो रोशनी पैदा होती है वो सब जो है प्लाज्मा की वजह से ही होता है। आजकल कृत्रिम रूप से कई तरह के नियॉन बल्ब बनाए गए हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब बनाए गए हैं जो प्लाज्मा की भांति ही व्यवहार करते हैं। अगला है आपका बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह द्रव्य या पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अब यह कैसे तैयार होता है
तो ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जब कुछ गैसों को अत्यंत कम तापमान, लगभग परम शून्यता, और परम शून्यता क्या होता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्यता कहलाता है, वो भी माइनस में है, देखेंगे यहाँ पर। अब इतना ताप तो ब्रह्मांड में कहीं संभव ही नहीं है, लेकिन इनको कृत्रिम रूप से जो है बनाया जा सकता है। अब देखेंगे तो कह रहा है कि जब कुछ गैसों को अत्यंत कम तापमान, लगभग परम शून्य ताप यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट ठंडा किया जाए तो वो बीईसी की अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में पहुंच जाते हैं। देखेंगे कि इस अवस्था में अनेक परमाणु एक ही कण की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यह पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था मानी जाती है, इससे ठंडी अवस्था अभी तक कोई ज्ञात नहीं है। प्रयोगशाला में अत्यंत कम तापमान पर बनाए गए रुबिडियम परमाणुओं के जो समूह प्राप्त हुए हैं वह एक प्रकार से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ही है। तो देखेंगे कि प्लाज्मा जो है, दोनों में संबंध क्या है या दोनों को एक साथ कैसे समझेंगे। तो जो प्लाज्मा है अत्यधिक गर्म अवस्था है, जबकि इसके विपरीत बीईसी जो है यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यंत ठंडी अवस्था है। तो अब तक ज्ञात सबसे ठंडी अवस्था जो है बीईसी को माना जाता है, और जो प्लाज्मा है अत्यंत गर्म अवस्था होती है। तो इसके बाद हम लोग आगे जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अवस्था में परिवर्तन। उससे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी पदार्थ की अस्थायी अवस्था के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए एक बार, कोई भी पदार्थ अपने अस्थायी अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा और अंतरा आणविक बल, आकर्षण बल जो होता है, दोनों में जब तक तालमेल बना रहता है तब तक पदार्थ अपनी अस्थायी अवस्था में बना रहता है। अब देखेंगे ये दोनों विरोधी होते हैं। एक होता है आकर्षण बल जो पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, और दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आकर्षण बल का काम होता है अणुओं को समीप लाना, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा का काम होता है अणुओं को दूर करना। जब किसी पदार्थ को हम बाहर से ऊष्मा देते हैं, अतिरिक्त ऊष्मा देते हैं, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अणु अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो देखेंगे आगे कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, इसकी परिभाषा क्या है। जब तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है तो इसे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ को हम गर्म करते हैं तो ये पानी बनता है, फिर पानी को गर्म करते हैं तब वाष्प बनता है, यानी कि भाप बनता है। उसी तरह से इसका विपरीत प्रक्रम भी है। वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तब पानी बन जाता है, फिर पानी को ज्यादा ठंडा किया जाता है तब यह बर्फ बन जाता है। इस प्रकार ठोस, द्रव, गैस ये आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। किसके कारण से? तो ताप के प्रभाव के कारण से। अब देखेंगे अवस्था परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है आपका गलन, दूसरा है आपका जमना या ठोसकरण, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ये सभी प्रक्रम जो है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखेंगे इसमें कि गलन क्या होता है। मेल्टिंग, जब कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करता है तो वह द्रव में बदल जाता है, और इस प्रकार द्रव में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। जैसे बर्फ का पानी में बदलना। ठीक उसी प्रकार दूसरा है आपका जमना या ठोसकरण, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। द्रव पदार्थ का ऊष्मा खोकर ठोस में बदल जाना क्या कहलाता है? तो जमने की प्रक्रिया या ठोसकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है पानी का बर्फ के रूप में जमना। उसी तरह से अगला है आपका वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है कि द्रव पदार्थ का ऊष्मा प्राप्त करके गैस में बदलना,
वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनना, पानी जो है द्रवावस्था में होता है और जब इसको गर्म करते हैं तो इसके अणु स्वतंत्र होकर गतिशील हो जाते हैं, अपने पृष्ठ को छोड़कर वाष्पित हो जाते हैं। तो इसे हम पदार्थ का ऊष्मा प्राप्त करके गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद आता है संघनन। संघनन क्या होता है? तो संघनन ऐसी क्रिया है जिसमें गैस जो है ऊष्मा खोकर द्रव में बदल जाती है। इस घटना को ही संघनन कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ठंडे बोतल, पानी की जो ठंडी बोतल होती है उस पर वाष्प के बूंद जो है जमे रहते हैं। कैसे जमे रहते हैं? तो बाहर से जो जल वाष्प होता है वो आकर उस पर जमने लगता है धीरे धीरे, और वाष्प जो है ठंडा होकर द्रव में बदल जाता है। तो जल वाष्प का पानी की बूंदों में बदलना संघनन का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब देखेंगे ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कपूर है, नौसादर है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है। ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो जिनको गर्म करने पर ये बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। इसी प्रकार एक और है आपका निक्षेपण या प्रति ऊर्ध्वपातन, इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। देखेंगे कि वस्तु होती है, अत्यधिक ठंडा जब उसको करेंगे तो अधिक ठंड में जलवाष्प बर्फ के रूप में डायरेक्ट बदल जाती है। तो इस घटना को जो है निक्षेपण या प्रति ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखेंगे इसका संक्षिप्त विवरण। इसमें क्या बताया गया है कि गलन की क्रिया में क्या होता है कि ठोस से या द्रव में बदल जाता है। जमने की क्रिया में द्रव पदार्थ जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण की क्या होता है कि द्रव से बन जाता है। संघनन में क्या होता है? तो गैस से द्रव बन जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से गैस बन जाता है। और निक्षेपण में क्या होता है? तो गैस से ठोस बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ और ऊर्जा में संबंध, यानी पदार्थ और ऊर्जा में क्या संबंध होता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ और ऊर्जा में क्या अंतर होता है। तो देखेंगे पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आधुनिक भौतिकी के अनुसार पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। आइंस्टीन का सिद्धांत भी यही कहता है। आइंस्टीन का सिद्धांत है E = mc², जो इस बात की पुष्टि करता है कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। देखेंगे इस समीकरण में E बराबर ऊर्जा होता है, यानी कि एनर्जी होता है। M जो है द्रव्यमान है, यानी कि इसको मास कहते हैं। और C जो है प्रकाश का वेग है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलती है। तो ध्यान देंगे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ में ऊर्जा निहित होती है, अर्थात पदार्थ में ऊर्जा मौजूद होती है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान में बहुत अधिक ऊर्जा छिपी रहती है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब कैसे बदला जा सकता है? तो परमाणु का विखंडन है और परमाणु का संलयन। इसमें से जो है ये जो क्रियाएं होती हैं, इनमें से कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। सूर्य में होने वाली जो परमाणु संलयन प्रक्रिया है, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अपार स्रोत है। हीलियम जो है आपस में जुड़ के और बहुत छोटा जो है पदार्थ होता है वो बहुत बड़ा बना लेता है, यानी कि बहुत भारी नाभिक बना लेता है। 2 हल्के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो भारी नाभिक बनता है, और जब भारी बनेगा तो इससे अपार ऊर्जा मुक्त होगी, और यही ऊर्जा जो है प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हम लोगों को प्राप्त होती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? पदार्थ और ऊर्जा एक ही वास्तविकता के 2 रूप हैं। दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं और उनका संबंध आइंस्टीन समीकरण यानी E = mc² द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ और ऊर्जा में क्या अंतर होता है। वैसे संपूर्ण विश्व या ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना होता है, यानी जिसमें जो पदार्थ है उसमें ऊर्जा निहित है, मौजूद है। देखेंगे
दोनों में अंतर क्या है। हम पदार्थ को ऊर्जा नहीं कह सकते और ऊर्जा को पदार्थ नहीं कह सकते, इसका मतलब दोनों में अंतर है। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण का सूत्र बताता है कि हम द्रव्य को और ऊर्जा दोनों में आपस में हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। फिर भी इन दोनों में अंतर होता है। तो देखिए क्या अंतर है। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है, यानी कि इसका कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। जबकि ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है। पदार्थ को देखा या छुआ जा सकता है, किसको, तो हवा को छोड़कर, जबकि ऊर्जा को सीधे देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल उसके प्रभाव को देखा या छुआ जा सकता है। पदार्थ कई रूपों में मिलता है। इसके 5 भौतिक रूप ज्ञात हैं, जिसमें पहला आपका ठोस है, दूसरा द्रव हो गया, तीसरा गैस हो गया, चौथा प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था एक होती है BEC। तो ये पदार्थ के 5 अवस्थाएं ज्ञात हैं। मूल रूप से 3 है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अतिरिक्त चौथी जो अवस्था है वो प्लाज्मा है और 5वीं जो अवस्था है BEC यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उदाहरण देख लेंगे इसका। तो पानी, हवा, लकड़ी, लोहा, विभिन्न धातुएं, ये सभी जो है पदार्थ के उदाहरण हैं। इसमें इनके अवस्था का भी जिक्र आएगा, जैसे पानी द्रव है, हवा गैस है, लकड़ी और लोहा ठोस है। तो मूल रूप से ये 3 ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं। अब आगे देखेंगे इसमें कि ऊर्जा जो है कई रूपों में होता है, जैसे उष्मा ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के रूप में पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के ही रूप हैं। ऊर्जा एक अदृश्य अनुभव है। ऊर्जा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, यह केवल इसको महसूस किया जा सकता है। तो इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी माय डियर स्टूडेंट, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी पदार्थों का वर्गीकरण। ये बताइए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल BCC क्लासेज यानी बायो एंड केमिस्ट्री क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पदार्थों के वर्गीकरण के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।